पहले वीडियो में हमने अर्थशास्त्र के अध्याय 1 के समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसका अर्थ, उसका महत्व, विशेषताएं और सीमाओं के बारे में अध्ययन किया था। जैसे कि पहले बताया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी भी अर्थव्यवस्था का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है। वैसे ही ठीक उसी के विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र में उसी अर्थव्यवस्था का समूह रूप में अध्ययन किया जाता है, मतलब सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। आइए हम आज समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो समस्त अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों व औसतों का, जैसे राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उपभोग आदि, उनके व्यवहारों और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र से विपरीत व्यष्टि अर्थशास्त्र में जहाँ पर सिंगली सेपरेट पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जहाँ अध्ययन किया जाता था, वही समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर सभी के आगे क्या लगा है? कुल लगा है, मतलब योग लगा है। कुल का मतलब क्या होता है? योग रूप में कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उपभोग, मतलब किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था द्वारा कुल रूप में उत्पादन किया जा रहा है, कुल रूप में किस प्रकार से राष्ट्रीय आय हो रही है, कुल रूप से किस प्रकार विनियोग किया जा रहा है और तथा कुल रोजगार और उपभोग किया जा रहा है। इसके व्यवहारों और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, अब हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा है: समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं से नहीं बल्कि इन मात्राओं के समूह से होता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से न होकर राष्ट्रीय आय से होता है। व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि कीमतों के स्तर से होता है। व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। जैसे प्रोफेसर बोल्डिंग ने बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र कैसा है? व्यक्तिगत मात्राओं का नहीं अध्ययन करता है, मतलब व्यष्टिगत मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से नहीं अध्ययन करता है। वह क्या करता है? समूहों में अध्ययन करता है, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत आय नहीं होती है, राष्ट्रीय आय होती है। व्यक्तिगत कीमत नहीं होती है, उसमें कीमतों का स्तर होता है कि कितनी सीमा तक हमने कीमत निर्धारित की और कितनी सीमा में हमने आय प्राप्त किया। ठीक, व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं होता है, क्या होता है? राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। मतलब हम एक प्रकार से यह भी कह सकते हैं कि जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र का विपरीत होता है, जहाँ पर व्यक्तिगत रूप से गणना न करके, व्यक्तिगत रूप से अर्थव्यवस्था को ज्ञात न करके, उसका अध्ययन न करके उसको सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है, उसका योगात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है, वह होता है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र बड़े समूहों तथा औसतों का अध्ययन करता है, इसलिए इसे योगात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। योगात्मक मतलब इसमें बड़े बड़े रूप में क्या किया जाता है? अर्थव्यवस्था का समूहों में अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे योगात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। राष्ट्रीय आय तथा कुल रोजगार का अध्ययन, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में केंद्रीय स्थान रखता है, इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। अब देखिए, अभी समष्टि अर्थशास्त्र को पहले योगात्मक अर्थशास्त्र, अब आय और रोजगार सिद्धांत, मतलब इसके अंतर्गत कुल आय और कुल रोजगार का उस शब्द का प्रयोग किया गया है और कुल आय और कुल रोजगार का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में, इसलिए इस सिद्धांतों को आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक, अथवा राष्ट्रीय आय विश्लेषण भी कहा जाता है। मतलब इसमें राष्ट्रीय रूप से आय का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय विश्लेषण भी कहा जाता है। प्रोफेसर शूल्ज के शब्दों में क्या परिभाषा दी गई है? समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। मतलब यहाँ पर राष्ट्र की आय के बारे में गणना करना, राष्ट्र की आय के बारे में विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक, अब हम समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं 4 दी हुई हैं। जैसे पहली है
व्यापक दृष्टिकोण। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा इससे संबंधित बड़े योगों व औसतों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। मतलब व्यापक दृष्टिकोण मतलब इसका दृष्टिकोण कैसा होता है, बड़ा होता है। व्यापक मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, अर्थात इसको विस्तृत रूप में, बड़े रूप में क्या किया जाता है, इस अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे योगात्मक अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक। दूसरा है व्यापक विश्लेषण, मतलब बड़े पैमाने पर इसका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत विश्लेषण न होकर व्यापक विश्लेषण होता है, इसलिए इसमें सरकार के मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जैसा बताया गया था, मैंने बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का कैसा बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से विश्लेषण किया जाता है, इसीलिए इसमें क्या होता है कि सरकार की नीतियाँ, मौद्रिक नीतियाँ, राजकोषीय नीतियों का अध्ययन बड़े पैमाने पर व्यापक रूप में किया जाता है, इसलिए इसको व्यापक विश्लेषण भी इसकी क्या हो गया, एक प्रकार से विशेषता हो गई। फिर आय और रोजगार सिद्धांत, इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय तथा कुल रोजगार का अध्ययन केंद्रीय स्थान रखता है, इसलिए इसे आय रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे बताया गया है कि इसको कौन सा एक सिद्धांत भी बोला जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत आय प्राप्त करना और रोजगार देना, कुल राष्ट्रीय आय और कुल रोजगार, इसके ये क्या है, केंद्रीय स्थान दिया गया है, इसलिए इसका एक प्रमुख सिद्धांत क्या बताया गया है, आय और रोजगार का सिद्धांत। यह समष्टि अर्थशास्त्र का एक मुख्य सिद्धांत होता है। परस्पर निर्भरता, समष्टि अर्थशास्त्र में समूहों व औसतों का अध्ययन होने के कारण यह एक दूसरे में इतने संबद्ध होते हैं कि एक दूसरे या समूह या औसत में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे समूह या औसत पर पड़ता है। मतलब क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र में जो है सामूहिक रूप से समूह में जब अध्ययन किया जाता है तो एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय से, एक समूह का अध्ययन दूसरे समूह से किया जाता है। मतलब एक दूसरे को एक के बाद में एक अध्ययन किया जाता है, तो इससे क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर वह परस्पर निर्धारित होते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो निर्भर होते हैं, जिससे कि उसका अध्ययन किया जा सके। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होती है, परस्पर निर्भरता होती है, एक समूह की दूसरे समूह के ऊपर परस्पर निर्भरता होती है। ठीक है, यह हुई हमारी समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र का पढ़ेंगे महत्व। इसमें महत्व दिए हुए हैं, 5 प्रकार दिए हुए हैं महत्व के। इसमें पहला महत्व है जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में सहायक। आधुनिक अर्थव्यवस्था जटिल रूप ले चुकी है और इसमें आर्थिक तत्व परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अतः समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही इनका एक साथ अध्ययन करके जटिल अर्थव्यवस्था को सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। मतलब क्या होता है, जटिल अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में सहायक। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिससे कि जटिल से जटिल मतलब बड़ी से बड़ी समस्याओं को और कठिन से कठिन समस्याओं को क्या किया जाता है, हल किया जाता है, जो कि एक दूसरे पर निर्भर होती है। ठीक। आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। सरकार की आर्थिक नीतियों को एक व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, बल्कि संपूर्ण समाज की दृष्टि में रखकर किया जाता है। जैसा इसमें बताया कि आर्थिक नीतियों के निर्माण, अब आर्थिक नीति का निर्माण जहाँ करना है वहाँ एक व्यक्ति विशेष को कैसे ध्यान में रखेंगे, वहाँ पर संपूर्ण समाज, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखेंगे, तभी तो नीतियों का निर्माण हो पाएगा। और सरकार की नीतियाँ, जब सरकार की नीति का निर्धारण करना है तो वो संपूर्ण समाज की दृष्टि से हितकर हो, ऐसी ही नीति का निर्माण करना पड़ता है। इसीलिए इसमें समूह में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बोल्डिंग के अनुसार आर्थिक नीतियों के निर्माण की दृष्टि से समष्टि अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी नीतियाँ आवश्यक रूप से कुछ एक व्यक्ति से संबंधित न होकर बड़े वर्गों अथवा व्यक्तिगत समूहों से संबंधित होती हैं। वास्तव में आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य स्वयं व्यक्तियों का एक समूह है और इसीलिए इसका अध्ययन व्यापक
दृष्टि से होना चाहिए। मतलब क्या बताया गया, प्रोफेसर बोल्डी ने बताया है कि आर्थिक नीतियों के निर्माण की दृष्टि से समष्टि अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है, जिसमें सरकारी नीतियों का अध्ययन होता है, मौद्रिक नीतियों का अध्ययन होता है और साथ ही साथ बड़े वर्गों का, बड़े व्यक्तियों का समूहों में अध्ययन किया जाता है। बड़े वर्गों से संबंधित अर्थव्यवस्था के बारे में संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर अध्ययन नहीं किया जाता है, इसीलिए यह आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होती है। अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था का उद्देश्य के अनुरूप। अर्थव्यवस्था के उद्देश्य के अनुरूप के अंतर्गत है, अर्थव्यवस्था का उद्देश्य व्यक्तिगत कल्याण की व्याख्या करना नहीं, वरन संपूर्ण समाज के कल्याण का विचार करना है और समष्टि विश्लेषण द्वारा ही संभव है। मतलब अर्थव्यवस्था का उद्देश्य के अनुरूप, अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है कि संपूर्ण समाज को, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की क्या हो, उन्नति हो। जब संपूर्ण समाज और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की उन्नति करना है तो उसके लिए संपूर्ण समाज का कल्याण करना ही क्या होगा, अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होगा। और अर्थव्यवस्था का उद्देश्य जब सभी लोगों को, सभी समाज के सभी लोगों का कल्याण करना है तो वहाँ पर व्यक्तिगत कल्याण करना उसकी विशेषता नहीं होगी, उसका महत्व नहीं होगा। इसलिए अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है, संपूर्ण समाज का कल्याण करना ही उसका क्या होगा, एक प्रकार से महत्व होगा। ठीक। व्यष्टि अर्थशास्त्र में विकास में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में किस प्रकार सहायक है समष्टि अर्थशास्त्र? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न नियमों का प्रतिपादन करते समय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरणार्थ, उपयोगिता और हौस नियम का निर्माण तभी संभव हुआ है जब इसकी पुष्टि व्यक्तियों के समूह के व्यवहार से कर ली गई है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जैसा हमने पढ़ा कि एक व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है, तो इसके लिए हमें जब उपयोगिता और हौस नियम का उपयोग करना है तो इसमें क्या किया जाता है कि व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों को योग करके ही समष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर ज्ञात किया जाता है। मतलब व्यक्तिगत कार्यों को योग को ही क्या कहेंगे, हम समष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। ठीक है। मतलब इसका जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो विकास है उसी के द्वारा क्या किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र की गणना की जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समष्टि अर्थशास्त्रीय विरोधाभास को समझने में सहायक। समष्टि अर्थशास्त्री विरोधाभास का तात्पर्य यह है कि व्यष्टि विश्लेषण के निष्कर्ष समष्टि विश्लेषण पर लागू नहीं हो सकते हैं। जैसा कि जो व्यक्तिगत व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र के लिए लागू नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर क्या किए जाते हैं, नियम निर्धारित किए जाते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियम निर्धारित किए जाते हैं। इसीलिए इसे विरोधाभास कहा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पर समष्टि अर्थशास्त्र के नियम लागू नहीं किए जाएंगे। ठीक है। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र की 4 सीमाएं होती हैं। इसमें पहली है व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र के लिए निष्कर्ष निकालने में खतरा। यह आवश्यक नहीं होता है कि व्यक्तिगत इकाइयों के संबंध में जो बात सत्य हो वह संपूर्ण समाज के लिए भी सत्य हो। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति बैंक से अपनी जमा निकालता है तो कोई खतरा नहीं है, परंतु यदि सभी खातेदार एक साथ बैंक से अपनी जमाएं निकालने लग जाए तो बैंकिंग व्यवसाय ठप हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो व्यक्तिगत इकाइयों का योग का आधार समष्टि अर्थशास्त्र के निष्कर्ष निकालने के लिए खतरा हो सकता है। मतलब व्यक्तिगत रूप से जो कार्य किया जा रहा है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए लागू कराना आवश्यक नहीं है, और वह अगर वैसा किया जाता है तो उससे क्या होता है, समाज के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, खतरे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र के नियम अलग होते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र के नियम
अलग होते हैं। जैसे इसमें उदाहरण बताया गया है कि यदि एक व्यक्ति बैंक से अपना पैसा निकालता है तो वो सही है, ठीक है, लेकिन अगर सभी खातेदार, जितने बैंक में जितने खातेदार हैं, वो सभी एक एक करके अगर अपना पैसा निकाल लेंगे तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि जो बैंक का व्यवसाय है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठप्प हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्तिगत इकाइयों का योग के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र का निष्कर्ष नहीं निकाले जाते हैं। ठीक है। दूसरा है समूह की बनावट पर ध्यान न देना। वह नीतियाँ जो समूह की बनावट पर ध्यान नहीं देती है वह कभी कभी भ्रामक परिणाम दे सकती है। उदाहरणार्थ मान लिया जाता है सन 1990 तथा 1991 में उत्पादन स्तर समान है, उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, परंतु यह संभव है कि 1990 में कृषि वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा तथा औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन कम हो तथा 1991 में कृषि वस्तुओं का उत्पादन कम तथा औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा हो। अतः समूह के आधार पर कोई भविष्यवाणी करना या नीति बनाना तब तक उचित नहीं होगा जब तक कि समूह की बनावट तथा समूह उसके स्वभाव की संपूर्ण जानकारी न हो। मतलब समूह की बनावट पर ध्यान न देना। ऐसा होता है कि अगर देखा जाए कि 2 वर्ष लिए 2 वर्षों की जो उत्पादन है वो एक जैसा है, किसी में कृषि ले लिया जाए और किसी में औद्योगिक, तो दोनों वर्षों के उत्पादन स्तर एक जैसा है, लेकिन उसमें जो उत्पादित की गई वस्तु है, जहाँ पर कृषि से उत्पादित वस्तु है तथा औद्योगिक उत्पादित वस्तु, उन दोनों में क्या है, अंतर होता है। मतलब पहले वर्ष में कृषि की उत्पादित वस्तुएं अधिक है और औद्योगिक उत्पादित वस्तुएं कम है, और दूसरे वर्ष में कृषि की उत्पादित वस्तुएं कम है तथा औद्योगिक वस्तुएं क्या है, अधिक है। ऐसे में क्या हो जाता है कि दोनों ही वर्ष में अलग अलग रूप से उत्पादन आने पर वह वस्तुएं क्या हो जाती है, एक प्रकार से अलग अलग होते हुए भी उसमें सिमिलरिटी, समानता आती है उन दोनों वर्षों के उत्पादन में। तो यह समूह की बनावट पर विशेष रूप से ध्यान न देने के कारण होता है, और ऐसे में क्या होती है, कभी कभी भ्रामक स्थितियाँ भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है विजातीय समूहों की समस्या। समष्टि विश्लेषण का यह आवश्यक नहीं है कि जिस समूह का अध्ययन किया जा रहा है वह सजातीय इकाइयों का ही बना हो। यदि समूह की रचना ऐसी इकाइयों के आधार पर हुई है जिसका पारस्परिक संबंध ही नहीं है तो ऐसे समूहों निकाले गए निष्कर्ष सही नहीं होंगे। विजातीय मतलब एक दूसरे से भिन्न समूह, जो एक दूसरे से पूर्णतः कैसे हों, भिन्न हों। ऐसे समूहों के द्वारा भी क्या होता है, समष्टि अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र को चलाना, समष्टि अर्थशास्त्र की गणना करना मुश्किल हो जाता है। उसकी समूह रूप में अलग अलग समूहों की जो समस्या आती है उसके कारण क्या होता है, उसकी अर्थव्यवस्था, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था की गणना सही रूप में नहीं हो पाती है। ठीक। अगला पॉइंट है एक समूह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को असमान रूप से प्रभावित करता है। उदाहरणार्थ राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप कुछ लोग की राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है जबकि अन्य की थोड़ी सी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। इतना ही नहीं, आय का वितरण असमान होने की स्थिति में संभव है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि के बावजूद व्यक्ति और अधिक गरीब हो जाए। मतलब इसमें बताया गया है कि एक समूह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर असमान रूप से प्रभावित करती है। जैसे समूह अर्थव्यवस्था सामूहिक रूप से समष्टि अर्थव्यवस्था होती है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति होते हैं। प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों को, प्रत्येक वर्ग के अगर अर्थव्यवस्था बढ़ती है, प्रभावित होती है, तो सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी, चाहे वो व्यक्तिगत हो या फिर सामूहिक रूप में हो। जब सामूहिक अर्थव्यवस्था के नीति नियम निर्धारित अगर अलग अलग रूप से होते हैं तो उसमें प्रत्येक अर्थव्यवस्था के व्यक्तियों का क्या होगा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, उनकी आय पर प्रभाव पड़ता है। इसमें अगर कुछ लोगों की आय ज़्यादा बढ़ती है तो कुछ लोगों की आय थोड़ी सी बढ़ती है, तो कुछ लोगों की आय नहीं के बराबर, उनकी मजदूरी, जो नीचे के वर्ग के लोग होते हैं, मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, उनकी आय नहीं बढ़ पाती है। लेकिन जो राष्ट्रीय मतलब बड़े लेवल के जो
कर्मचारी होते हैं उनकी आय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इनके सामूहिक रूप में अर्थव्यवस्था का अध्ययन होने के कारण इसमें असमान रूप से कुछ वर्ग प्रभावित होते हैं तो कुछ वर्ग प्रभावित नहीं होते। ये होती है हमारी अर्थव्यवस्था की, समष्टि अर्थव्यवस्था की सीमाएं। अब हम समष्टि अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अंतर पढ़ेंगे, किस प्रकार से ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है, जैसे हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है, मतलब एक एक वस्तु का, एक परिवार, एक फर्म का, उद्योग का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों के योगों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग, कुल उपभोग, इसका अध्ययन किया जाता है। जैसा व्यष्टि अर्थशास्त्र में सिंगली अध्ययन किया जाता है, वैसे इसमें इकाइयों के योगों का अध्ययन किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूरे समग्र के एक अंश का अध्ययन, मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक अंश का अध्ययन किया जाता है। और इसमें समग्र का मतलब पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत होता है, मतलब इसके अंतर्गत रोजगार को, कीमत को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, एक वस्तु की कीमत के आधार पर ही इसका अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय रोजगार का अध्ययन, मतलब राष्ट्र में कितनी आय आ रही है, कितना रोजगार है, इसके आधार पर ही समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को आधार माना जाता है, मतलब पूरे टोटल अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था को छोटे छोटे टुकड़ों में अध्ययन किया जाता है, बांट कर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत योग करने की क्रिया, मतलब सभी छोटी अर्थव्यवस्थाओं को योग करके, औसत ज्ञात करके उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक, पांचवा पॉइंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत निर्धारण हेतु अन्य बातें समान रहती है कि मान्यता लेकर चलता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सभी की कीमत जो है अलग अलग निर्धारित होते हुए भी उनके लिए जो नीति नियम होते हैं वो कैसे हैं, एक समान होते हैं, एक समान मान लिए जाते हैं, इस आधार पर इसकी मान्यता ली जाती है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से सामान्यतः संतुलन के आधार पर कुल मूल्य एवं उत्पादन के विभिन्न स्तरों के निर्धारण का अध्ययन करता है तथा विभिन्न बाजारों की परस्पर निर्भरता पर बल देता है। मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है कि सामान्य संतुलन के आधार पर, मतलब संपूर्ण रूप से जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो सामान्य संतुलन हो रहा है, कुल मूल्य और कुल उत्पादन हो रहा है, उनके स्तरों के आधार पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसके आधार पर बाजार की पारस्परिक निर्भरता का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है, इसमें रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिवर्तनशील माना जाता है। मतलब इसके अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि रोजगार, उत्पादन और आय, इनके तीनों के क्या होते हैं, अलग अलग परिवर्तनशील माना जाता है। कभी कभी हो सकता है कि रोजगार अधिक होता है, कभी रोजगार कम होता है, कभी उत्पादन ज़्यादा होता मात्रा में किया जाता है तो कभी कम मात्रा में। जैसी बाजार की दशा है, जैसी उपभोक्ताओं की मांग होती है, उस रूप में क्या किया जाता है, इनकी दशाएं परिवर्तित होती है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार, उत्पादन तथा आय वितरण का स्थिर मानते हैं। मतलब इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, रोजगार, उत्पादन और आय तीनों कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, एक समान होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं। ठीक, इसमें सामान्य कीमत को स्थिर मानते हुए वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्यों को परिवर्तनशील माना जाता है। इसमें मतलब वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्य, आज वस्तु का मूल्य कुछ है तो कल हो सकता है उसका मूल्य कुछ अधिक या कम हो सकता है, तो इसमें वस्तुओं के मूल्य को क्या माना गया है, सापेक्षिक माना गया है। ठीक, अब इसके समष्टि अर्थशास्त्र में इसमें सापेक्ष मूल्यों को स्थिर मानते हुए सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन माना जाता है। मतलब जो सामान्य मूल्य है, जो सामान्य वस्तु होती है, उनके मूल्य को क्या किया जाता है, उनके स्तर को क्या किया जाता है, एक प्रकार से परिवर्तनशील माना जाता है, परिवर्तनशील होती है। ठीक, अगला और अंतिम पॉइंट है, यह व्यक्तिगत संस्थाओं की नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। मतलब इसके द्वारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा व्यक्तिगत संस्थाओं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसकी नीतियों नियमों का निर्माण किया जाता है।
लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, राष्ट्रीय एवं संपूर्ण समाज की नीतियों का निर्माण किया जाता है, इसकी नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। मतलब यह समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वह संपूर्ण समाज की नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक, अब हम इन दोनों के अंतर के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। अब हम इसके परस्पर एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर है वह उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की परस्पर निर्भरता किस प्रकार से होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की दो भिन्न भिन्न रीतियाँ हैं जो वास्तव में स्वतंत्र न होकर एक दूसरे पर निर्भर करती है। इसमें से कोई भी रीति अपने में पूर्ण नहीं है, प्रत्येक की अपनी सीमाएं व दोष है। सच तो यह है कि एक रीति की सीमाओं एवं दोष दूसरी रीति के द्वारा दूर हो जाते हैं। आर्थिक विश्लेषण की ये दोनों रीतियाँ एक दूसरे के प्रतियोगिता न होकर पूरक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है तथा समष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। जैसे अगर हमें कोई अर्थव्यवस्था का चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या समूह रूप में हो, जब हम व्यक्तिगत रूप में एक एक कर ही उन व्यक्तियों का समूह बनाएंगे तभी तो वह संपूर्ण रूप में क्या होगा, उस अर्थव्यवस्था का अध्ययन होगा। मतलब देखा जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है एक प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है और समष्टि अर्थशास्त्र एक प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है। ठीक है, अब हम इनके किस प्रकार से है उसके प्रमाणों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। एक फर्म अपनी वस्तु को कितना उत्पादन करे इस बात पर निर्धारित करते समय उसे अर्थव्यवस्था की कुल मांग, देश की आय व रोजगार की स्थिति के बारे में ध्यान में रखना पड़ता है। मतलब एक प्रकार से देखा जाता है कि समष्टि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कितना भी उत्पादन किया जाए, लेकिन वह क्या है, उसके व्यक्तिगत उत्पादन के आधार पर, व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था के आधार पर ही क्या होती है, पता चलता है। क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा जहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है वह प्रति व्यक्ति उत्पादन को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसीलिए जो समष्टि अर्थशास्त्र होती है उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। ठीक, इसी प्रकार एक फर्म अपने श्रमिकों को कितनी मजदूरी देगी यह उस फर्म या उद्योगों की श्रम की स्वयं की मांग पर निर्भर करता है, वरन इस बात पर निर्भर करता है कि श्रम की समस्त अर्थव्यवस्था को कुल कितनी मांग है। मतलब एक प्रकार से ये भी बोला जाता है कि फर्म में अगर उत्पादन किया जा रहा है तो वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख कर किया जाता है और प्रति व्यक्ति द्वारा उसकी कितना क्रय किया जाएगा और उसकी मजदूरी कितनी दी जाएगी यह भी व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है समष्टि अर्थव्यवस्था को व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है उसको भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। यदि समाज में सभी वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो तो सामान्यतः सभी फर्में अपने उत्पादन को बढ़ाएगी, परंतु जिस फर्म का उत्पादन लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत हो रहा हो उसके लिए उत्पादन करना कठिन होगा। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था भी क्या होती है, एक व्यक्तिगत व्यष्टि अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर होती है, क्योंकि इसमें संपूर्ण समाज में व्यक्ति वर्ग होते हैं और संपूर्ण समाज के व्यक्ति वर्ग जो है व्यक्तिगत रूप से वस्तुएं खरीदते हैं, ना कि सामूहिक रूप से। अब जब व्यक्तिगत रूप से वस्तुएं खरीदते हैं और व्यक्तिगत रूप से जब उस वस्तुओं का निष्कर्ष निकाला जाता है तो एक प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है वह भी समष्टि अर्थशास्त्र जैसी होती है। समष्टि अर्थशास्त्र को भी कार्य करते समय, अध्ययन करते समय व्यष्टि अर्थशास्त्र की मदद लेनी पड़ती है, उसके सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है यदि सभी लोगों की आय बढ़ जाती है तो बड़ी आय को लोग विभिन्न प्रकार से व्यय करेंगे। माना लोग श्याम श्वेत टेलीविज़न के स्थान पर रंगीन टेलीविज़न अधिक खरीदते हैं, रंगीन टेलीविज़न उद्योग का विकास होगा। मतलब जैसे कि अगर लोगों की आय बढ़ती है तो वह अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करता है, मतलब अलग अलग प्रकार की वस्तुएं खरीदता है, नए नए प्रकार की वस्तुओं का उसका आदत में आती है। जैसे कि पहले ब्लैक एंड वाइट मतलब श्याम श्वेत टेलीविज़न
का उपयोग करते थे, लेकिन उनकी इनकम जब बढ़ जाती है तो उसकी जगह पर क्या करते हैं, कलर टेलीविज़न मतलब कलर टीवी लेते हैं। और कलर टीवी का उद्योग इस प्रकार से, कलर टीवी के उद्योग कैसे होते हैं, विकसित होते हैं। वैसे ही अभी कलर टीवी के उद्योग की बजाय जो है अभी बड़े लेवल पर, जैसे बड़े टीवी जिसको LCD LED इन टीवी की ज़्यादा चल रहे हैं, तो आजकल की जो अर्थव्यवस्था में उस प्रकार के टीवी, उस प्रकार के उद्योगों का अधिक मात्रा में विकास होता है। अगला पॉइंट है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत इकाइयों के द्वारा निर्मित होती है। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को समझने के लिए व्यक्तिगत इकाइयों व उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना पड़ता है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की दो अलग अलग रीतियाँ हैं, परंतु रीतियाँ प्रतियोगी न होकर एक दूसरे की पूरक है। मतलब जैसे कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि एक दूसरे पर, इसके ये 2 पॉइंट बताए कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है और समष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार से ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे की परस्पर निर्भर होती है, एक दूसरे की कॉम्पिटिटिव न होकर एक दूसरे की क्या होती है, वो पूरक होती है। मतलब एक के बिना दूसरे की आशा नहीं की जा सकती है। ठीक है। सैमुअल्सन में बताया गया है कि वास्तव में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, दोनों ही अत्यंत आवश्यक है। और यदि आप एक को समझते हैं तो दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं और तो केवल अर्ध शिक्षित है। मतलब क्या है कि अगर हम एक अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं और दूसरी अर्थव्यवस्था को छोड़ देते हैं, मतलब दूसरी अर्थव्यवस्था को नहीं पढ़ते हैं, तो हमें क्या होता है, उस अर्थव्यवस्था के बारे में आधा ही ज्ञान प्राप्त होता है, हमें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें जब पढ़ा जाता है अर्थव्यवस्था को, अर्थशास्त्र को पढ़ा जाता है, तो दोनों ही अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाता है। ठीक है। आज के इस वीडियो में हमने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसका अर्थ, महत्व, विशेषताएं, सीमाएं तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थ और उसकी परस्पर निर्भरता, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर है या एक दूसरे के किस प्रकार पूरक है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। ठीक। तो यह हुआ हमारा समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूर्ण अध्ययन। अब आने वाले वीडियो में हम समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुछ बातें जो ध्यान रखने योग्य है, जो हमें याद रखनी है, तथा उसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि वस्तुनिष्ठ रूप में हमारे पेपर में आते हैं, वो प्रश्नों के बारे में हल करेंगे। ठीक है।